संभल के लोग बहुत डरे हुए थे। जब उनको हमने निकाल करके राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से मिलवाने के लिए दिल्ली बुलाया, क्योंकि वहाँ मिलने नहीं दे रहे थे, तो जिस तरह छुप छुपाते हुए वो आए और अंदर आकर के जो उनके अंदर डर राहुल जी के घर में बैठकर भी था, तो वो बयान कर रहा था कि किस कदर खौफ का माहौल है। आप लोग ऑनलाइन लीजिए ये रिपोर्ट और पढ़िए और देखिए, इसमें एक स्क्रिप्ट भी है, इसमें एक अफसाना भी है, कहानी भी है, न्यूज़ रिपोर्ट भी है, सब कुछ है एक संभल की कहानी में। ये जगह जगह हो रहा है और हमें ज़रूरत है चीज़ों को जोड़ के देखने की, हमें ज़रूरत है संभल का रिश्ता छत्तीसगढ़ से बनाने की, हमें ज़रूरत है कि जहाँ बुलडोज़र लखनऊ में चल रहे हैं या जहांगीरपुरी में चल रहे हैं, उन सबको जोड़ के देखें और देखें कि इस स्टेट के बारे में क्या असल में नैरेटिव है। अयोध्या बाबरी मस्जिद का जो ज्वाला था, वो ज्वालामुखी एक और बार फटे और देश में हम लोग ना रोज़गार की बात करेंगे, ना कीमतों की बात करेंगे, या ना सरकारी सुविधाओं की बात करेंगे। बस एक और मंदिर, एक और मस्जिद और एक और पीढ़ी वहीं ख़त्म हो जाएगी। मूविंग में शॉर्ट जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें देखा होगा कि पहले सर्वे जो कि कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया था, उस सर्वे में न कोई हिंसा हुई, न कोई शोरगुल हुआ, न कोई भीड़ आई, न कोई तमाशा हुआ। उसके बाद रात के 11 बजे अचानक मस्जिद के कमेटी के प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है और उस पर दबाव बनाया जाता है और सुबह 6 बजे एक अवैध रूप से एक कमेटी मस्जिद के अंदर पहुंचती है। आप सबको पता है कि अगर कोर्ट किसी सर्वे का ऑर्डर देता है तो कोर्ट कमिश्नर को एक सर्वे का ऑर्डर कोर्ट एक ही बार देता है। दूसरी बार जब सर्वे हो चुका था तो बुनियादी सवाल यह है कि दूसरी बार सर्वे करने की जरूरत क्यों पड़ी। जब एक सर्वे कोर्ट ने ऑर्डर दिया, 3 से 4 घंटे के बीच में सर्वे हो गया, न किसी ने उसका विरोध किया और उसके बाद अचानक रात के अंधेरे में दबाव बनाया गया और सुबह 6 बजे के आसपास पूरी टीम पहुंचती है और सिर्फ कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड टीम नहीं पहुंचती है, बल्कि उनके साथ में दूसरी पार्टी पहुंचती है, जो पार्टी सर्वे की पिटिशनर थी। तो सवाल यह है कि सर्वे की पिटिशनर को मस्जिद के कंपाउंड में एंट्रेंस का राइट किसने दिया, और जिस तरह के स्लोगन्स लगाते हुए वो टीम पहुंचती है तो उससे लगता है कि कोर्ट कमिश्नर के साथ जो टीम पहुंची है वो शक्ति प्रदर्शन करने पहुंची है, बल्कि कोई लीगल कार्रवाई करने नहीं पहुंची है। और उसके बाद जिस इनसेंसिटिव तरीके से, यानी कि अगर कहीं भी हम सुनते हैं कि तमाम पीस कमेटीज ईद के दिन या रामनवमी के मेले के पहले, मार्च के पहले, जुलूस के पहले, या दीपावली में या बकरीद मुहर्रम के पहले तमाम पीस कमेटीज की मीटिंग होती है और कम्युनिटीज को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कहीं कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। जब कि मस्जिद कमेटी के सदर, जिनको बाद में धोखे से अरेस्ट कर लिया गया, बाद में उनको बेल भी मिली, जफर साहब को, उनको दबाव बनाया गया कि आप भीड़ को शांत करें। तो जो ड्यू प्रोसेस हैं हमारे सिस्टम में, उनको फॉलो नहीं किया गया और उसके बाद नारे लगाती हुई भीड़, प्रोवोक करती हुई भीड़ एक टिपिकल मुस्लिम आबादी के अंदर घुसती है और प्रोवोक करती है, और उसके बाद पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई करी है वो कार्रवाइयां एक तरफा हुई हैं। वो कार्रवाई बिल्कुल एक तरफा हुई और सिर्फ उस दिन की घटना नहीं, बल्कि लगातार 6 महीने तक ये घटनाएं एक तरफा होती रही, जिसको हम सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द लॉ कहते हैं, कि लॉ के, कानून के एक तरफा तरीके से लागू किया गया। आप सब ने देखा होगा कि एक अधिकारी जिसका काम न्यूट्रल रहकर, निष्पक्ष रहकर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है और शांति बनाना है, वो गदा घुमाता हुआ पूरे शहर में घूमता रहता है, तो उसके सवाल कोई नहीं करता है। तो सवाल ये है कि ये पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर था
उसको कम्युनल वायलेंस में बदलने की कोशिश हुई। ये कम्युनल वायलेंस नहीं था बल्कि पुलिस की तरफ से एक कम्युनिटी पे चार्ज था, और जिसके नतीजे में अप्रोक्सीमेटली 97 लोग अरेस्ट किए गए। मोर देन 60 persons have got the bail from High Court। उसके अलावा हम लोगों ने APCR की तरफ से कई लोगों की बेल में जो मदद थी वो तो करी जो अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते थे, लेकिन उसके अलावा हम लोग ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी। उस पिटीशन को ड्राफ्ट करने में एडवोकेट अहमद इब्राहिम मौजूद थे, वहां पर उसको ड्राफ्ट करने की टीम में थे। वो जब अपनी बात रखेंगे तो लीगल पॉइंट पर बात रखेंगे। हमने एक पिटीशन इलाहाबाद में हाई कोर्ट में डाली। उस हाई कोर्ट की पिटीशन के एक्सेप्ट होने के बाद जो हमारे पिटिशनर थे उनके घर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहुंचकर उनको धमकाया, प्रेशर दिया कि ये पिटीशन वापस ली जाए। उसके बावजूद भी हमने पिटीशन वापस नहीं ली। तब उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक पहली बार किसी इस तरह के मामले में एक कमीशन बनाया है, जिस कमीशन के बारे में आज भी आपने सुना होगा कि अमिताभ ठाकुर का बयान उस कमीशन ने भी दर्ज नहीं किया है। हमारे को हाई कोर्ट ने एश्योर किया कि सरकार ने एक कमीशन बना दिया है, तो उस कमीशन के ऊपर हम दूसरा सकते हैं, लेकिन आपकी रिट जो है वो हम ओपन रखते हैं। अगर आप इस कमीशन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आप दोबारा इस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद हमारे पास वापस आइएगा, हम उसको एंटरटेन करेंगे। संभल से फारूक जमाल एडवोकेट। संभल की जो हुआ, संभल का खुशगवार माहौल था। संभल में हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर एक साथ व्यापार करते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। सडनली अचानक एक सर्वे की आदेश होता है और सर्वे के लिए प्रशासन की टीम मस्जिद में आ जाती है। मस्जिद के कमेटी के लोग भी वहाँ मौजूद थे। सर्वे पूरा हो जाता है, सर्वे पूरा शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है और सर्वे करके वो लोग चले जाते हैं। उसके 1 या 2 दिन के बाद फिर दोबारा से एक सर्वे दोबारा कराया जाता है, जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो प्री प्लानिंग एक सर्वे कराया जा रहा है या किसी आदेश के मुताबिक कराया जा रहा है। उस सर्वे में 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के करीब पूरे संभल में प्रशासन को अलर्ट कर देना ये बयान करता है कि ये जो है प्री प्लानिंग है। सुबह 7 बजे सर्वे शुरू होता है, जबकि कोई भी कार्यालय 10 बजे के बाद ही शुरू होता है। और सर्वे के बाद संभल में ये अफवाह फैल जाती है कि संभल की जमा मस्जिद में जो है वो खुदाई हो रही है। उससे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, जमा मस्जिद के साइटों में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सब मूक दर्शक थे जो देखने वाले थे। कोई भी उसमें ऐसा नहीं था कि वो ये समझ के आया हो कि वहाँ झगड़ा होगा या कोई स्टंट होगा या कोई गोली चलेगी या कुछ होगा। उसके बाद पब्लिक ये चाहती है कि हम मस्जिद में जाएं, प्रशासन चाहती है कि मस्जिद में ये लोग नहीं जाएं। कशमकश बनती रही। उसके बाद में पुलिस ने अचानक ही लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज के बाद जब दूसरी साइड से अपने बचाव में पथराव हुआ तो सडनली गोली चला दी गई और मासूम लोगों की 5 या 6 मासूम लोगों की हत्या कर दी गई। उसके बाद बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं बाकी बात जो है प्राकृति अपनी रखेंगी, अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। Good afternoon, everybody. I am Dr. Mohammad Shahriz, General Physician practicing at Town Sambhal. अभी मेरे बड़े भाई जमाल साहब एडवोकेट ने बताया कि कैसे कैसे ये इंसिडेंट हुआ और उसके बाद फिर शहर के हालात कैसे बिगड़े और कैसे कैसे काफ़ी लोगों को अभी तक जो है जेल में और परेशानी उठानी पड़ रही है। बहुत से लोगों को अभी बेल नहीं हुई है, 6-6 महीने हो गए हैं जेल में गए हुए और बेल नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं लोगों पे और उनमें ज़्यादातर लोग बेगुनाह हैं और उस पर जो है सुनवाई ऐसे ऐसे केस लग गए हैं कि लोगों की बेल नहीं हो पाई, लोग बहुत परेशान हैं। मोस्टली जो है वो गरीब परिवार से लोग हैं
जिनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद भी संभल में हालात जो है बद से बदतर होते चले जा रहे हैं लोगों के लिए। हम संभल के निवासी हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है वो परेशानी प्रशासन की तरफ से और इस तरफ से पैदा की जा रही हैं, जिससे जो है लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। एक इंसिडेंट हमारे साथ भी इसमें ऐसा हुआ है। हमारे एक स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल है हमारा, जो पिछले 50 साल से वहाँ पर कायम है, और इसके 1 महीने बाद घटना के जो जावेद का इंसिडेंट हुआ था, उस पर प्रशासन आता है एकदम अचानक और बगैर कोई नोटिस दिए और बगैर किसी उसके एकदम उसको स्कूल की जो ज़मीन है उसकी 3 बीघा जगह पर जो प्लेग्राउंड था स्कूल का हमारा, जो 50 साल से स्कूल के नाम है, स्कूल का बैनामा मौजूद है उसका, उसमें बिना किसी उसके कोई कानूनी नोटिस दिए उस पर कब्ज़ा कर लिया गया और हमें बुलाया गया। हमारे साथ मुजरिमों जैसा बिहेवियर किया गया। हमने कहा अपना पक्ष रखा हमने, तो कहा गया कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, धमकी दी गई, टॉर्चर किया गया। हम डर गए और उसके बाद जो है स्कूल पे 3 बीघे जगह पर कब्जा करा दिया गया, हाथ की नींवें खुदवा दी गई, हमारा कोई पक्ष नहीं रखा गया। बाद में हमने बैनामे पूरे व्यवस्थित करके पेश किए तो उसको उन्होंने माना नहीं और मजबूरन हमको हाई कोर्ट में जाना पड़ा है। तो इस तरीके की वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ज़मीन के जो लैंड जहाँ पर है इस तरीके से उन पर जो है कब्जा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है लोगों को। तो ये एक बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि परेशानी वाली बात है। लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसमें जो है बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है सबको। प्रेस को भी इसमें जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा। कुछ प्रेस मीडिया पर्सन हमारे पास आए थे जिन्होंने पॉजिटिव बाइट्स दी और कुछ लोगों ने नेगेटिव भी दी हैं। तो इसमें जो है प्लीज़ आप लोग जो है इसमें अपना एक अच्छा रोल प्ले करें, यही मैं आपसे अपील करता हूँ। थैंक यू सो मच। अपनी कलीग प्रकृति से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें। ये जो फैक्ट फाइंडिंग आपने 120 पेज की अभी देखी है, ये रिपोर्ट बनाने में जो टीम काम कर रही थी उसको वो लीड कर रही थी, तो इस रिपोर्ट के बारे में वो अपनी बात रखेंगी, फिर हमारे स्पीकर से अपनी बात रखेंगे। बात ऑलरेडी रख दी गई है जो समझ के वकील हैं उन्होंने, तो मैं रिपोर्ट पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन वहाँ पर जाकर के जो एक तरह से एक्सपीरियंस हुआ उसके बारे में थोड़ी बात रखूँगी और जो मेन सवाल आते हुए लग रहे हैं उसका बात रखूँगी। जब हम संभल पहुँचे थे तो तब हम एक फैक्ट फाइंडिंग टीम की हैसियत से तो पहुँचे ही थे, लेकिन उससे ज़्यादा एक गवाह की तरह देखने पर मजबूर हुए थे, क्योंकि सबसे पहले जो महसूस हुआ था वो हिंसा जो हुई थी वहाँ पर, उससे ज़्यादा वो खामोशी जो बैठी हुई थी, जो इंसाफ के सुकून से नहीं लेकिन डर और दबाव से निकलती है, वो खामोशी वो महसूस होती है। हर गली में एक निगरानी थी, हर चेहरे पर फिक्र और हर खामोशी के पीछे एक बात थी जो नहीं कही जा रही थी। जिन भी परिवार के जनों से भी हम मिल रहे थे वो भी खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, इस पर हम भी बिना दबाव डाले जो वो कह रहे थे उस सब को हम सुन रहे थे। गली में खड़े हुए लोगों से बात करते हुए भी गली के बाहर कोई मोटर बाइक पे आकर के देख रहे हैं और फिर वापस जा रहे हैं, और उसके कुछ चंद घंटों बाद ही हम जिन परिवारजनों से मिलने जा रहे हैं उनके यहाँ पे पता चलता है कि ऑलरेडी पुलिस आकर के बैठी हुई है, तो हम उनसे जाकर के मिल नहीं पाए। तो ये एक तरीके का माहौल कि वहाँ पर आकर के कोई देख ना ले कि क्या हुआ है, उसका दस्तावेजीकरण ना कर दे, ये बहुत ही साफ दिख रहा था। मैं अपनी बात हिंदी और अंग्रेजी के मिश्रण में रखूंगी। जो भी चीजें हैं उनको साफ साफ कहना बहुत जरूरी है और जो चीजें मिटा दी जाती हैं उसको भी कहना जरूरी है। कोई भी पड़ोसी एक दूसरे पे मतलब चढ़े हैं या कोई भी पड़ोसी आपसी दिक्कत है, वैसा नहीं था। What was alien to us how the state turned on its own citizens on a specific community। और ये रिपोर्ट सिर्फ एक मस्जिद की दास्तान नहीं है, ये उस पूरे निजाम की पड़ताल है जहाँ अदालत, अफसरशाही और सियासत मिलकर एक पूरे तबके को निशाना बनाते हैं। What does it mean for a place of worship to be treated like a threat? What does it mean when a mosque becomes both a site and a symbol of contestation, control, and ultimately coercion? This report doesn't just tell a story of what happened at the masjid, it tells how myths are manufactured and then used as blueprints for violence. How administration and courts can function with uncanny efficiency when it comes to surveying a mosque, but show total apathy when 5 Muslim men are killed. और ये इत्तेफाक की बात नहीं है कि वो सारा तबका मुसलमान ही था जिसके लोग मारे गए थे, ज्यादातर जो नजर आता है, जो बोलता है और जो हक मांगता है। एक नारीवादी और फेमिनिस्ट नजर से देखें तो ये मामला सिर्फ धर्म
या कानून का नहीं है बल्कि ताकत, पावर के इस्तेमाल का है, वो भी ऐसे लोगों के खिलाफ जिनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है। Violence doesn't begin with blood, it begins with suspicion, with narratives, with who gets to claim land, God or grief. और संभल में हमने देखा कि कैसे प्रशासन तीनों ही चीजों को इस्तेमाल कर रहा था। हमने औरतों से बातें करी जिनके बेटे उठा लिए गए थे, जिनके शौहर को बगैर वारंट घर से ले जाया गया था। कुछ औरतों को तो लाश वापस पाने के लिए खाली कागजों पर दस्तखत करने पर भी मजबूर किया गया था। लेकिन उन्होंने जो कहा वो बहुत साफ था कि ये बस मस्जिद की बात नहीं रह गई है, अब हमारे परिवारजन भी हैं, हमें इंसाफ की बात करनी होगी। तो इसलिए अपनी बात खत्म करते हुए जो मैं सवाल रखना चाह रही हूँ वो ये है, when the state builds a police post in front of a centuries-old mosque within days, but cannot rebuild trust in months, what does that tell us about whose safety matters? जब अजान पर जुर्माना लगे और थाने में पूजा हो, तो सेक्युलरिज्म की तर्ज कहाँ जाती है? And when we are told this is about history, who decides which histories deserve protection and which must be excavated into erasure? और जब अदालतें एक ही दिन में सर्वे का हुक्म देते हैं, लेकिन मौतों पर चुप रहे, तो क्या ये सिर्फ कानून है या ये कोई एजेंडा है? एक बात साफ है, यह धर्म की बात नहीं है, यह पावर, ताकत की बात है। किसमें मानते हैं उसकी बात नहीं है, बल्कि डर को एक राजनीतिक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करने की है। In this moment, the research lens and all of that aside, it's important to look at this from a feminist lens because it is necessary, because it forces us to see the architecture of oppression. Its scaffolding, its symbolism, and its soft targets. The domestic, the informal, the prayer mats. We were told by many to treat this all with care as things can get dangerous. But what if the more dangerous possibility is that we normalize Sambhal? This is what the report cautions us against. This is what we must refuse. रिपोर्ट इसी के होने से हमें बचाने की एक चेतावनी है, एक दस्तावेज है कि हम चुप हो जाएं और संभल को एक मामूली चीज ना बना दें। उसके खिलाफ हमें संभल को नॉर्मल आम बनाने के खिलाफ खड़े होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकृति, दरअसल जब हम लोग संभल की बात करते हैं तो आपका एक बुनियादी सवाल भी हो सकता है कि संभल के दंगे नवंबर में हुए थे और हम इसकी चर्चा आज 1 जुलाई को क्यों कर रहे हैं। तो संभल एक पॉलिटिकल पावर का, पुलिस पावर के साथ में एक नया एक्सपेरिमेंट है जो हम देख रहे हैं कि लगातार एक नए इश्यूज को कैसे क्रिएट करके टेंशन को सोसाइटी में प्रिवेल किया जाता है। लगातार एक कम्युनल टेंशन को बनाकर एक टेस्ट लैब की तरह संभल का इस्तेमाल किया जा रहा है। संभल में बुलडोजर चल गया जी, संभल में किसी का स्कूल था तो स्कूल पे बुलडोजर चल गया। डॉक्टर साहब ने भी ये बात बताई आपको, शावेद साहब ने, कि उनका एक स्कूल जो 50 साल से संभल में मौजूद था, बच्चियों का स्कूल था, गर्ल्स स्कूल था, उस पे किसी नोटिस के बगैर बुलडोजर आ जाता है। बाद सारे पेपर्स के बाद कोई जवाब नहीं देता, खुद उनको इस अचानक कार्रवाई को उनको हार्ट अटैक होता है और उसके बाद हाई कोर्ट से वो ऑर्डर लेकर आते हैं। तो अब हमको ये सोचना होगा कि संभल में जिनके घर वाले पुलिस की सलाखों में डाल दिए गए, जिनके साथ टॉर्चर हुआ और फिर नई कहानियां बनाई गई। एक पुलिस वाले को जो स्पोर्ट्स कोटे से आता है उसको पूरा माचो मैन और ही मैन और सुपरमैन की तरह प्रोजेक्ट किया गया और उससे ये समझ में आता है कि संभल एक साधारण कोई इशू नहीं है, बल्कि एक लैब के तरह से उसको प्रयोग किया जा रहा है, जिसके पुराने केसेस हम से बेहतर हर्ष साहब बता सकते हैं कि किस तरह नई प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं। कभी गुजरात में बनाई गई थी, उत्तराखंड में बनाई जा रही है और संभल भी उन्हीं में से एक है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर्षमंदर साहब से, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कि संभल में वो खुद गए भी हैं, लोगों को इंट्रोड्यूस भी किए हैं और तमाम इस तरह के दंगों को उन्होंने कंट्रोल भी किया है। जब वो प्रशासनिक सेवा में थे, जिलाधिकारी थे, तो इस पूरे रोल में पुलिस का, सरकार का क्या रोल था और क्या उन्होंने महसूस किया आवाम के दर्द को। हर्षमंदर। साथियों जिंदाबाद। बहुत संक्षिप्त में बहुत सारी चीज़ें कहना ज़रूरी है। ये संभल मस्जिद का महत्व क्या है? पहले बाबर जब हिंदुस्तान आए थे
तो उन्होंने उनके कार्यकाल में 3 मस्जिदें बनी, एक अयोध्या में, एक संभल में और एक पानीपत में। अयोध्या में मस्जिद जो बनी है उसके नीचे मंदिर था, वहाँ श्री राम जी उनका जन्म हुआ है या नहीं, इस सवाल को लेके कम से कम 3-4 दशकों तक हमारे देश में इतने गहरे दरार पड़े हैं। पूरी तैयारी है कि अब हम एक और अयोध्या की तैयारी संभल में कर रहे हैं। प्रशासन सरकार की नीयत इसमें बहुत साफ दिखती है, क्योंकि इसमें कोई मांग भी नहीं थी, कोई खास अचानक ये कहा जा रहा है कि संभल के मस्जिद में भगवान कालकी जो विष्णु जी के आखिरी अवतार आने वाले हैं उनकी मंदिर है, वो जब आएंगे तो इस जगह में आएंगे और कलयुग को समाप्त करेंगे। मतलब एक अजीब सा ये कहानी या एक विचार रखा जा रहा है। ठीक है, आप मानें कि वहाँ आए, लेकिन उसको लेके एक हिंसात्मक जो पूरा माहौल वहाँ बना। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका, और पार्लियामेंट में मैंने इस संबंध में जाने के बाद बहुत गहराई से 1991 के जो पार्लियामेंट में डिस्कशंस हुए थे, जब ये कानून नया कानून लाया गया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, बहुत खूबसूरत एक्चुअली, बहुत आप लोग को वक्त मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वो वक्त था जहाँ फिर भी गैर बीजेपी पार्टी बहुत खुल के सेक्युलरिज्म की रक्षा में उसकी खड़े होके एक के बाद कहा कि अब हम मुद्दों को नहीं मतलब उखाड़ने की इजाज़त देंगे, हमें आगे बढ़ना है, देश को हम लोग सब हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ेंगे। इस तरह की बात पार्लियामेंट में की गई थी, ये कानून बनाया गया था। उसमें उसको लेके चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक विचित्र बात कही। उन्होंने कहा कि कानून ने कहा कि हाँ ठीक है, ये तो साफ है कि आप उसको बदल नहीं सकते उसका स्वरूप, लेकिन आप सवाल तो पूछ सकते हैं कि उसमें आप रिसर्च तो कर सकते हैं कि वो क्या था। वो तो मतलब और भी ज़्यादा खतरनाक है कि आप ये माहौल में तो ये इजाज़त दे रहे हैं कि लोग सवाल पूछें कि वहाँ मंदिर था नहीं था, उसको लेके बहुत सारे अटकलें ये सब चलता रहे, उससे एक सामाजिक माहौल में इतना ज़्यादा नफरत का जहर फैलने की इजाज़त, वो तो उस सवाल से ही उठेगा कि वहाँ मंदिर था या नहीं था। तीसरा सवाल है कि आप मंदिर मस्जिद के सवाल पे बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास के बड़े मुद्दों पे आप तुले हुए हैं कि आप उनको उखाड़ेंगे तो कितना। मस्जिद के नीचे आप मंदिर खोद रहे हैं, मंदिर के नीचे खोदेंगे तो आपको बौद्ध स्तूपा ज़रूर मिल सकता है, बौद्ध स्तूपा के नीचे आप खोदेंगे तो आदिवासियों के धर्मस्थल आपको मिल सकेंगे। आप कितना दूर और कहाँ तक आप इस शोध को करने जा रहे हैं, उसके समाज पे क्या असर पड़ रहा है। आखिरी बात, जो कि बहुत सारे साथी हैं, जो माहौल वहाँ संभल में हमें दिखा, आपने प्रकृति ने बात भी कही, खौफ का माहौल बहुत ज़्यादा था कि कोई जानता नहीं, मतलब ये यहाँ वहाँ हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई तनाव नहीं है। प्रशासन सरकार क्या करने जा रही है, अगला क्या स्टेप उनका रहेगा, ये उनका। मैं प्रशासन में 6 जिलों में कलेक्टर रहा हूँ, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर की संभावना जहाँ हो आप बिल्कुल अलग तरीके से डील करेंगे, आप लोगों को विश्वास में लाएंगे, उनके लीडर्स को बुलाएंगे, आप हर एक चीज़ को बहुत ट्रांसपेरेंटली, अगर मान लीजिए शोध शुरू कर रहे हैं, लोगों को बताएं कि कोई डेमोलिशन नहीं हो रहा है, सब लोगों को बिठा के, और अगर भीड़ इकट्ठा हुई है तो उसको एक वार्निंग प्रोसेस रहता है, आपको उसको बिखरने के अलग अलग तरीके होते हैं, और लास्ट रिजॉर्ट में आप फायरिंग करते हैं, वो भी आप फिर पैरों के तरफ करते हैं। तुरंत आपने बस गोलियां सीने में मार दी और उन परिवारों के घरों में जाके वो पीड़ा भूलना बहुत मुश्किल है।
तो हम लोग संभल कोई मामूली विवाद नहीं है। संभल में पूरी तैयारी है कि देश को एक बार फिर अयोध्या बाबरी मस्जिद का जो ज्वाला था, वो ज्वालामुखी एक और बार फटे और देश में हम लोग ना रोज़गार की बात करेंगे, ना कीमतों की बात करेंगे, या ना सरकारी सुविधाओं की बात करेंगे। बस एक और मंदिर, एक और मस्जिद और एक और पीढ़ी वहीं ख़त्म हो जाएगी। शुक्रिया। जैसा अभी सर ने बताया और प्रकृति ने बताया कि क्या माहौल था, क्या हुआ वहाँ पे, उस बैकग्राउंड पे गए बिना जो केस APCR ने फाइल किया था उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा मैं। APCR ने सिर्फ ये डिमांड की थी कि जो भी 24/11/2024 की घटना थी उसमें पुलिस वालों ने कितने FIRs रजिस्टर किए, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, कितने लोगों को डिटेन किया गया, क्या एक्शन लिया गया, जो गोली चलाई गई उसकी क्या ज़रूरत थी, जो गोली चली उसका क्या प्रोटोकॉल होता है, पुलिस वाले कब किसी के ऊपर गोली चला सकते हैं, इन सब चीज़ों पे रिपोर्ट मांगी गई थी और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिमांड की गई थी जो डेथ्स हुए थे इस केस में। अब इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है इस केस की वो ये है कि किसी ने इस बात पे क्वेश्चन किया ही नहीं कि जिन लोगों की डेथ हुई वो आखिर क्यों हुई। पुलिस वालों ने ये एक बात बोली थी कि 2 ग्रुप्स थे, उनके आपस में झगड़े हुए, गोली चली। कोई गोली नहीं मिली कभी, खाली कारतूस मिली थी, लेकिन कभी भी किस गन से गोली चली, किसने गोली चलाई, किसी के ऊपर स्पेसिफिक एलिगेशन कोई नहीं लगे। अब 5 लोगों की अगर जान गई है तो आखिर किसी ने गोली चलाई होगी, किसी ने मारा होगा। पुलिस वाले अगर गोली चलाए हैं तो अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए थी, एटलीस्ट उन्हें बोलना चाहिए था अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज वी वर फोर्स्ड टू फायर द वेपन। जबकि वीडियोस वायरल हुए थे, लोगों ने देखा था पुलिस वालों को गोलियां चलाते हुए। यहाँ तक कि FIR, जो डिटेंशन हो रहे थे, जो अरेस्ट हो रहे थे, 1 हफ्ते बाद तक किसी को पता नहीं था। सिंपली अगर लॉ को फॉलो किया जाए, अगर लॉ को बिना पक्षपात के फॉलो किया जाए तो भी ऐसे सिचुएशंस कभी अराइज नहीं होंगे। हमेशा मेरा ये मानना है कि लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में और एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होता है। अगर कोई इंसान जिसके पास पावर है किसी को अरेस्ट करने का या नहीं करने का, डिटेंशन का अगर डिस्क्रिशन है किसी के पास, तो उसको चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के ऊपर आप डिस्क्रिशन दे रहे हैं कि सेम ऑफेंस के लिए या तो आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वैसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर मिल जाता है लोगों को। ऐसे सिचुएशंस से टैकल करने के लिए कोई एटलीस्ट जवाबदेही होनी चाहिए। कोर्ट से इंटरवेंशन, कोर्ट की इंटरवेंशन सीख की गई थी इन सब चीज़ों के लिए। कोई बहुत बड़ी रिलीफ नहीं मांगी गई थी, कुछ भी ऐसा रिलीफ नहीं मांगा गया था कि जो आउट ऑफ द वे जाके कोर्ट को कुछ ग्रांट करना पड़े। सिंपल सी चीज़ें मांगी गई थी कि कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, कितने FIRs हैं, कितने लोग डिटेन किए गए हैं, गोली अगर चली तो क्यों चली, और इन्वेस्टिगेशन हो, निष्पक्ष जांच हो इन लोगों के डेथ्स के ऊपर, एंड ये बात बाहर आने के लिए। लेकिन आज तक इस पे कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। जिन लोगों की मौत हुई थी उनके मौत के जिम्मेदार कौन है, गोली चली है, किसी ने तो गोली चलाई होगी, उन सब लोगों का आज तक उनकी मौत का रीज़न किसी को नहीं पता है। बस फायरिंग, बट नॉट पुलिस फायरिंग। तो इन सब चीज़ों के लिए APCR ने रिट पिटिशन फाइल की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और APCR ऐसे सारे केसेस में जनरली काफ़ी प्रोएक्टिव रहता है। बहुत शुक्रिया। मैंने पूरी रिपोर्ट बहुत ध्यान से पढ़ी है और मुझे उस रिपोर्ट को पढ़कर काफ़ी फिक्र हुई। वो एक डिस्टर्बिंग रिपोर्ट है, एक बहुत डिस्टर्बिंग अकाउंट है जिसके बारे में हमने सुना भी है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म में देखा भी है। तो मैं 2-3 चीज़ें आपसे साझा करना चाह रही हूँ कि मैं क्यों कह रही हूँ कि ये एक बहुत डिस्टर्बिंग
रिपोर्ट है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि एक जो बहुत भव्य मस्जिद है उसके ऊपर एक अटैक हुई है, पर मेरे लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये रिपोर्ट ये दिखाती है कि आज हम जिस जगह पे खड़े हैं और किस तरफ जा रहे हैं उसकी एक बहुत पुख्ता तस्वीर है और वो धुंधली भी नहीं है। मैं आपको बहुत जल्दी से घटनाक्रम की तरफ फिर से ले जाना चाहती हूँ कि 19 सितंबर को कोर्ट में पिटीशन डाली जाती है, उसी शाम को सुनवाई होती है और उसी देर शाम को वहाँ पर सर्वे शुरू किया जाता है। कोर्ट की इतनी तेज़ी ध्यान देने के योग्य है। उसके बाद 22 तारीख को शुक्रवार की नमाज होती है और पूरी जिस वक्त नमाज हो रही है उस वक्त उस सारी जगह को पुलिस पूरी तरह से घेरे हुए है। एक सीज है जिसके अंदर पूरी कम्युनिटी है। 23 तारीख को शाम के वक्त बताया जाता है मस्जिद कमेटी को कि 24 को फिर से सर्वे होगा और वो सर्वे फिर से होता है सुबह 6 बजे से 11 बजे तक। इसके दौरान बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, जैसा कि हमने सुना भीड़ इकट्ठी होती है, भीड़ अंदर जाना चाहती है, लोग अंदर मस्जिद में जाना चाहते हैं, पुलिस सब तरफ से घेराबंदी किए हुए है। और इस सारे घटनाक्रम में पहले लाठी चलती है, पत्थरबाजी होती है और गोलियां चलती हैं, जिसमें पहली खबर आती है कि 3 लोग मारे गए हैं और उसके बाद 5 हो जाते हैं। पहले 82 लोग हिरासत में लिए जाते हैं, जिनमें नाबालिग लोग हैं, जिनमें नाबालिग बच्चियां हैं, जिन्हें बिना किसी महिला पुलिस के घसीट के गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद एक नया किस्म का जो नैरेटिव है वो चलता है। जो लोग मारे गए हैं 3 दिन के बाद ही पता चलता है कि वो 3 लोग नहीं हैं, वो 5 लोग हैं। उनकी बॉडीज देने के लिए उनके शव उनके प्रियजनों को देने के लिए पुलिस शर्तें रखती है। पुलिस शर्तें रखती है, कागज पर साइन करो। पुलिस शर्त रखती है कि आप उस बात के ऊपर की तस्दीक करो कि ये गोली आपस के झगड़े में चली है, ये गोली पुलिस की तरफ से नहीं चली। और ये शर्त रखकर वो बॉडीज जो हैं वो परिवारजनों को दी जाती है। मैं संज्ञान दिलाना चाहती हूँ आपको कि इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत जगह पर जो पुलिस के द्वारा मारे गए व्यक्तियों बॉडीज देने के ऊपर जिस तरह की हिंसा हो रही है, हमें वो भूलना नहीं चाहिए। ये संभल में हुआ, उसके बाद हमने पिछले कुछ ही दिनों में देखा कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ मुठभेड़ें हो रही थी, उनके अंदर जो बॉडीज पड़ी थी, जिनको पुलिस ने कई दिन तक अपनी हिरासत में रखा, जबकि उनके प्रियजन, उनके परिवार वाले लोग बाहर खड़े होके उनकी बॉडीज को लेने के लिए अपनी एम्बुलेंसेस या अपने व्हीकल लेके खड़े थे, पर पुलिस ने वो बॉडीज उनको देने से इनकार किया, कुछ ना कुछ कागजी कार्रवाई की में कमी होने के नाते। तो हिंदुस्तान में जो सिर्फ नागरिकों के अधिकार नहीं है, मृतक नागरिकों अधिकार है जो हम देख रहे हैं कि पूरी तरह उन्हें कुचला जा रहा है। उसके बाद 3-4 दिन के अंदर ही एक पूरा पुलिस के द्वारा अलग अलग किस्म की चीज़ें की जाती हैं, जिनमें से इंटरनेट शट डाउन, ताकि लोग जो हैं वो उनकी कोई भी उनकी खबर बाहर ना जा सके, और जो र्यूमर्स हैं और जो एक नैरेटिव होता है जो ऑफिशियल नैरेटिव है, सिर्फ उसी को बाहर निकाला जा सके, पर लोग जो कहना चाह रहे हैं वो आवाज़ बाहर ना जाए। दूसरी बात, एक संभल में जो हुई वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उसमें ये एक नोटिस निकाला गया कि कोई भी बाहर का व्यक्ति संभल में दाखिल नहीं हो सकता 30 तारीख तक कोई बाहर का व्यक्ति संभल में दाखिल नहीं होगा। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने हैं कि जो पूरा वहाँ का समाज है, जो पूरी वहाँ की नागरिक समाज है, वो एक कलेक्टिव कस्टडी में है।
वो एक कलेक्टिव कस्टडी में उन्हें रखा गया है, जहाँ पे उनकी कोई आवाज़ नहीं है, उनकी कोई एजेंसी नहीं है, बाहर से कोई आके उन्हें मिल नहीं सकता। उसके 3 दिन के बाद ही, जैसा कि रिपोर्ट बताती है, मैं ये सब रिपोर्ट की जानकारी से ही बोल रही हूँ, उसके बाद एक पूरा नैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बनाया जाता है कि सभी जो इमारतें हैं वो अवैध, बहुत सारी जो इमारतें हैं वो अवैध हैं, उनमें बिजली जो है वो चोरी की बिजली है, जो घर हैं आसपास वो इंक्रोचमेंट पे बने हुए हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और इस इंक्रोचमेंट को वेपनाइज करके बुलडोजर जो हैं वो छोड़ दिए जाते हैं संभल में, और भारी गिनती में घर, स्कूल, जैसा कि हमने सुना, और जो सार्वजनिक जगहें हैं और प्राइवेट होम्स हैं उन्हें तबाह किया जाता है, उनकी एंट्रीज खत्म की जाती है। इस सब चीज़ से हम क्या देख रहे हैं? मैं 3 चीज़ें देखती हूँ कि हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की स्टेट मेजॉरिटेरियन स्टेट हो रही है, पर मैं देख सकती हूँ कि जो हमारा एक मेजॉरिटेरियन लीगलिज्म भी हमें नज़र आ रहा है। हमारी जुडिशरी जो है वो इस मेजॉरिटेरियन, और मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है? मेजॉरिटेरियनिज्म उसको कहते हैं कि जहाँ पर जो डेमोक्रेसी है उसमें काउंटर मेजॉरिटेरियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कोई वैधता नहीं रहती, वो काउंटर इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की चेक्स एंड बैलेंसेस के इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर वो इस तरह का फेडरलिज्म जैसा इंस्टीट्यूशन है, वो ख़त्म किए जाते हैं। हमारी जुडिशरी उस मेजॉरिटेरियनिज्म की एक बाहाँ बन गई है। उसके बाद हमारी पुलिसिंग सिर्फ इम्प्यूनिटी से पुलिसिंग नहीं हो रही, इट इज़ मेजॉरिटेरियन पुलिसिंग, जहाँ पे जो एक ऊपर शिकंजा कसा जाता है, किस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद होता है, किस तरह से पुलिस अपनी पावर यूज़ करके पूरे नैरेटिव घड़ती है और तशद्दुद करती है। और तीसरा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, द गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो मेजॉरिटेरियन, जो इस ऐसी वाली जगह पे जिस संवेदनशील माहौल में बुलडोज़र और अवैधता को वेपनाइज करके ये पूरा का पूरा नाइंसाफ़ी का एक जो स्ट्रक्चर है उसे धकेलती है। ऐसी जगह में एक लास्ट बात ये कहना चाहती हूँ, जब हम इस मुकाम पे खड़े हों तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे लड़ें, क्या करें? और मैं ये सोचती हूँ कि रिपोर्ट में और जिस तरह की बात हमें बताई गई यहाँ पे रिपोर्ट के बारे में भी, ये जगह जगह हो रहा है और हमें ज़रूरत है चीज़ों को जोड़ के देखने की, हमें ज़रूरत है संभल का रिश्ता छत्तीसगढ़ से बनाने की, हमें ज़रूरत है कि जहाँ बुलडोज़र लखनऊ में चल रहे हैं या जहांगीरपुरी में चल रहे हैं, उन सबको जोड़ के देखें और देखें कि इस स्टेट के बारे में क्या असल में नैरेटिव है, जो मैंने शुरू में कहा कि बहुत हमें वरी कर देने का, बहुत फिक्र में डाल देने वाला है। बहुत शुक्रिया। हमने देखा कि संभल में ये भी ऐलान किया गया कि छतों से कोई नमाज पढ़े, और उसको कारपोरेट मीडिया ने ऐसा चलाया कि छतें लग रहा है बहुत हिंदू मुसलमान, किसी ने एक ज़माने में शेर कहा था कि छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। तो ये पैगाम आया कि छतों पर कोई जुमे की नमाज नहीं पढ़ सकता, रमज़ान की नमाज नहीं पढ़ सकता। तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि संभल में जो हुआ है वो सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कि यहाँ पर इसकी दुकान है तो इसकी तोड़ी जाएगी, दूसरी की जोड़ी जाएगी, या एक यात्रा में खुद गधा घुमाते हुए चलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने संभल में देखी हैं, और ये सिर्फ जैसा कि नौशरण कह रही थी, ये संभल नहीं, बल्कि ये पुलिस का एक अपना वर्किंग स्टाइल है, और हमको ये लगता है कि हम पुलिस स्टेट में रह रहे हैं। तो हमको ये लगता है कि हम पुलिस स्टेट में रह रहे हैं। आज हमारे एक दोस्त अतहर, जो कि सीए आंदोलन के चांदबाग और जमनाबाद के जो आंदोलन थे उनके एक्टिविस्ट थे, आज उनको जेल में गए हुए 5 साल पूरे हो गए हैं और कहीं कोई सुनवाई
ना हाई कोर्ट में ना लोअर कोर्ट में जमानत की अभी तक नहीं हुई है। उन्होंने कल अपने घर वालों को एक मैसेज भेजा था। उस मैसेज का एक आखिरी शेर है जो उन्होंने खुद लिखा है, मैं यहाँ अगले स्पीकर को बुलाने से पहले पढ़ना चाहता हूँ। कुए बातिल का ये अजब मौजज़ा है, कुए बातिल का ये अजब मौजज़ा है, मकतूल पर साजिशें कत्ल का मुकदमा है, अतहर मिन्नतें इंसाफ किससे करें, यहाँ मुंसिफ सरे तस्लीम खम कुए बातिल पे खड़ा है। अगली स्पीकर के तौर पर मैं सभा नकवी साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस रिपोर्ट पर, संभल पर और इस पूरे कंटेम्प्रेरी इशू पर बात करें। शुक्रिया, आदाब। मैं हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और अंग्रेज़ी में बोलूँगी। मैं मीडिया के पर्सपेक्टिव से बात आपसे करूँगी, क्योंकि मैं बहुत हम लोग गवाह हैं अब जो दुनिया में हो रहा है, हमारी जो दुनिया में जो हो रहा है। टू रिकॉर्ड अ स्टोरी, इट इज सेड राइट नाउ फॉर द पीपल ऑफ गाजा दैट दे आर रिकॉर्डिंग देयर ओन एनिलेशन। लेकिन दुनिया देख रही है, दुनिया उनकी आवाज़ सुन रही है। इसलिए वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जो इजराइल के बैकर्स हैं वहाँ भी असर पड़ रहा है। तो कभी कभी जब इस तरह की रिपोर्ट आती है तो लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रही, इसका क्या फ़ायदा होगा, कौन सुनेगा हमारी बात। लेकिन इसका बहुत एक अहम रोल है। तो प्रगति, नदीम, सब लोग यहाँ से और हर्ष भाई, नवशरण, आप लोग जो संभल से आए हैं, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू राइट डाउन, टू नोट डाउन, टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट इज बीइंग डन। बिकॉज ये अल्टीमेटली ये पूरा फाइट ये इमेजिनेशन और रिकॉर्ड और नैरेटिव्स का है। मैं डिटेल से, क्योंकि संभल के लोग वो अपनी कहानी जानते हैं, इन्होंने अपना बताया स्कूल के साथ क्या हुआ, और प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरती से इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हमारे साथ शेयर किया। आपने कानूनी मसले बताए, नदीम तो हर वक्त ऐसे मुद्दों में लगे रहते हैं। सो थैंक यू फॉर डूइंग दिस। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। चाहे कल फ्रंट पेज स्टोरी ना हो, लेकिन ये हिंदुस्तान की बहुत ही अहम स्टोरी है। मीडिया, ये मेरे लिए मेरे काम में आई विल बी एबल टू यूज इट इन माई वर्क to bring this out, to bring out the record of tragedies, to bring out the transformation of a nation, which is what we are seeing. Ground field में जाके हम पूछे against the wishes of the state कि क्या हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या मकसद है, ये सब समझना ये बहुत ज़रूरी है। और इसी से हम लोग जो अपना जब समझते हैं कि ये हो रहा है, one can just be informed, be prepared, and also smile and be happy that there is such a resolve to fight back. And thank you all of you. That usi mein to, this is not the time to recognize the great work also that is done in a very challenging time, to put it all. Beyond that, I am a media person. I did not prepare this report. So I am just congratulating everybody for coming up there and saying why it's very important to keep doing this. और इतना डिटेल रिपोर्ट मैंने पढ़ा, और वही जो ये कह रही थी कि लाशों के लिए एक ब्लैंक स्टेटमेंट, वही मैं कहने वाली थी, लेकिन ये बता ही दिया। ये सब आप पढ़िए, आप लोग ऑनलाइन लीजिए ये रिपोर्ट और पढ़िए और देखिए। इसमें एक स्क्रिप्ट भी है, इसमें एक अफसाना भी है, कहानी भी है, न्यूज़ रिपोर्ट भी है, सब कुछ है एक संभल की कहानी में। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में आखिरी वक्ता के तौर पर इमरान मसूद साहब, पार्लियामेंट। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात जो मुझसे पहले तमाम बातों को रखा गया है, लेकिन ये जो दस्तावेज़ आपने तैयार किया है, मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद ज़रूर दूंगा। ये फाइल दब ना जाए, इनकी तो फाइलें खुलती रहती हैं, कभी कश्मीर फाइल है, कभी केरला फाइल है, उदयपुर फाइल खुल रही है। तो ये जो संभल फाइल है, ये इतिहास के अंदर दर्ज हो। और जैसा हर्षमंदर साहब ने कहा कि 50 साल एक पीढ़ी ने
एक जगह पर खींचा, 50 साल अगले दूसरी जगह पर खींचने की तैयारी है। चूंकि नफरत का एजेंडा पूरे मुल्क के अंदर चलाया जा रहा है और नफरत के नाम के ऊपर इस मुल्क के अंदर सियासत खड़ी हो रही है, बुनियादी मुद्दों के ऊपर बात नहीं होती। बुनियादी सवाल जो लोगों के मुंह बाए खड़े हैं, उन सवालों को पर ध्यान न जाए, उसके लिए धर्म के नाम पर नफरत फैला करके मुल्क के अंदर उन तमाम सवालों को खामोश कर दिया जाए। आप लोगों ने ये रिपोर्ट तैयार की, संभल के लोग बहुत डरे हुए थे। जब उनको हमने निकाल करके राहुल गांधी जी से प्रियंका गांधी जी से मिलवाने के लिए दिल्ली बुलाया, क्योंकि वहां मिलने नहीं दे रहे थे, तो जिस तरह छुप छुपाते हुए वो आए और अंदर आकर के जो उनके अंदर डर राहुल जी के घर में बैठकर भी था, तो वो बयान कर रहा था कि किस कदर खौफ का माहौल है, किस कदर डर का माहौल है। 5 लोगों के सीने पर गोली मारी जाती है। मैंने बार बार सवाल खड़ा किया कि गोली आसमान से चली या जमीन से खुद निकल कर आ गई। 5 लोगों के सीने पर गोली लगती है और एक बैल बुद्धि व्यक्ति वो गदा घुमा घुमा करके बोलता हुआ चलता है। और सरकार, ये कोई भी सरकार हो, सरकार को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है, और जब कानून का राज नहीं होगा तो अराजकता आएगी। अब जो हालात और जो माहौल मुल्क के अंदर बने हुए हैं, वो मुल्क के लिए बहुत खराब है, मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। आप लोग प्रयास कर रहे हैं और ये बात, क्योंकि मीडिया को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया गया है, बात बाहर जाती नहीं है। YouTube चैनल थोड़े मोटे चलाने शुरू करे थे तो उनके ऊपर भी पाबंदी है कि उनको भी 2 मिनट के अंदर आप बंद कर देंगे। असहमति को देश में कोई जगह नहीं मिल रही है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। मैं आज ही का वाकया बताता हूं। भूमि अधिग्रहण कानून देश के अंदर लाया गया कि देश के आदिवासियों की और किसानों की जमीनें प्रोटेक्ट की जा सके और उनको मुआवजा दिया जा सके, और उसका कानूनी रूप बनाया गया। मैं पार्लियामेंट्री कमेटी में हूं। हमारी कमेटी के सामने लैंड एक्विजिशन को लेकर के आज चर्चा होनी थी और हमने, कमेटी ने मेघा पाटकर जी को और प्रकाश राज जी को बुलाया था, जो गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटका के कुछ इश्यूज थे, उनके ऊपर डिस्कशन के लिए। मीटिंग स्टार्ट होती है, 17 मेंबर मीटिंग के अंदर हैं और मैं समझता हूं हाईएस्ट मेंबर थे आज मीटिंग में, 17 मेंबर मीटिंग में। और अचानक एजेंडे के अंदर है कि ये उनको बुलाया जा रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि हमने कॉल कर लिया और आगे, एजेंडे में प्रॉपर उनको इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर उनका टीएडीए वो सब बनता है, उनको बुलाया गया और एकदम बीजेपी के लोग हंगामा शुरू कर देते हैं कि आप इनको नहीं सुनेंगे। मैंने कहा आप सहमत हो या असहमत हो ये तो अलग विषय हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ सुनना चाहिए। कमेटी के अंदर सब डिपार्टमेंट आए हुए हैं और हम डिपार्टमेंट के लोगों से सवाल कर सकें, हो सकता है इनसे कुछ हमें अच्छा इनपुट मिल जाए। उन्होंने वॉकआउट किया तो हमने कमेटी को अंदर बुला लिया। ये शायद पहली बार हुआ होगा कि कमेटी के अंदर आने के बाद अचानक सेक्रेटरी हमारा बोले कि साहब कोरम नहीं। अरे कोरम कैसे नहीं, 17 लोगों ने साइन किया तो कोरम कहाँ गया? ये तो वॉकआउट करके गए आधा घंटे के लिए, हम आधा घंटे इनको सुनेंगे। उन्होंने वॉकआउट किया और ऑफिसर्स भी उठकर चल दिए, उनको नहीं सुना गया। ये देश के अंदर जो चल रहा है, इसके अंदर आप सब लोगों को, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा। आग जब लगती है तो ये नहीं देखती है कि वो किसके घर की तरफ जा रही है। तो जो देश में चल रहा है, इसके लिए हमें सबको खड़े होकर के मिलजुल करके बोलना पड़ेगा। देश के अंदर जिस तरह का माहौल बना, क्या मैं, ये मंच नहीं है वो कहने का, बस अपनी बात एक बात कह के ख़त्म करूंगा कि पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी आज हम इस मकाम के ऊपर खड़े हैं कि कोई आदमी, कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ हमारे बुरे वक्त के अंदर।
ये हाल हमारे देश का हो गया। हमारे पड़ोसी हमारे दुश्मन है और पूरी दुनिया में कोई हमारे साथ चलने को तैयार नहीं, और जिनके साथ हमें चलना चाहिए था उनके साथ हम खड़े होने को तैयार नहीं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपने दस्तावेज तैयार किया है, ये दस्तावेज इतिहास में दर्ज होगा निश्चित रूप से। आपका बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत बहुत शुक्रिया।